Hello, every student. How are you? Welcome to the third lecture of Standard 11 English Medium students. Today, we are going to learn about advantages of accounting. What are the advantages of accounting? What is advantages? Advantages means when we keep the accounts, when we write account, when we maintain accounts, right? What are the benefits? What are the benefits we are going to get? राइट हमारे पास क्या बेनिफिट्स होंगे अगर हम अकाउंटिंग का यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम मेडिकल का यूज़ कर रहे हैं मेडिसिन का, तो हमारा जो दर्द होता है, दुख होता है, वो कम होता है। राइट, अगर हमारे पैर में चोट है तो हम वो मूव लगाते हैं तो वो कम होता है, तो उसका फ़ायदा होता है, वो बेनिफिट होता है, उसका एडवांटेज होता है। वैसे ही ये अकाउंटिंग हम यूज़ कर रहे हैं इन अ बिजनेस, राइट। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस, वो हम यहाँ सीखने जा रहे हैं। तो एडवांटेजेस है, हम डीप में सीखेंगे। आपके जो बुक्स में दिया गया है वो बहुत ही शॉर्ट है, और जो कवरेज होता है कि जो एग्जैक्टली कैसे कैसे एडवांटेजेस होते हैं वो नहीं दिया गया है। तो इस जो वीडियो में मैं सब डिटेल में आपसे डिस्कस करूँगा, ताकि आपको लाइफ टाइम तक याद रहे कि अकाउंटिंग का जो एडवांटेजेस कौन सा है। यू नो दैट ये एमकॉम या एमबीए के बच्चों को भी मैं पढ़ाता हूँ, हायर लेवल है, तो मुझे पता है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हम जो डिस्कस करने जाने वाले हैं वो इन डेप्थ हम डिस्कशन करेंगे, राइट। और इसका शॉर्टकट भी मैंने निकाला है ताकि आपको इजी अवेलेबिलिटी रहे, राइट। तो एकदम सिंपल तरीके से हम ये सीखने का ट्राई करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट सीखना हो तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। रट्टाफिकेशन या क्रेमिंग या गोखिफिकेशन या मतलब गोखण पट्टी करते हो तो कोई भी सब्जेक्ट आपको याद नहीं रहेगा। उसके लिए समझ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। तो ये समझ के लिए ये वीडियो बनाया हो, और थोड़ा लंबा वीडियो हो तो डोंट वरी, यू सी इट, क्योंकि आपकी जो इमारत है बहुत बड़ी बनानी है, तो जो फाउंडेशन है, राइट, जो बेसिक जो अंदर होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे पेड़ होता है, जितना बड़ा पेड़ होता है उसकी जड़ें इतनी ही डीप रूटेड होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। तो वैसे ही ये हम स्ट्रॉन्ग बनाने जाने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो दूसरे वीडियो से बहुत अलग है, राइट। तो विद दिस वी आर स्टार्टिंग एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, राइट। The first is availability of accounting information, right। accounting information हमारे पास availability रहती है। मैंने बताया था कि हम जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, राइट। मतलब वो हमारे पास रहता है, वो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो हमको मिल जाती है। फॉर एग्जांपल हम सेल्स करते हैं, राइट। किसी को सेल्स करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल गुड्स वर्थ ₹10,000 सोल्ड, राइट। तो हम रिकॉर्ड कर देते हैं, राइट। वी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट। व्हेन वी परचेज, वी राइट फॉर एग्जांपल परचेज ₹500 का किया, तो अगेन वी रिकॉर्ड, ओके। ये सब रिकॉर्डिंग होता रहता है, ये रिकॉर्डिंग होता रहता है, तो एक्यूमुलेशन होता है, उसके क्या बनते हैं, अकाउंट्स बनते हैं, उसके क्या बनते हैं, अकाउंट्स बनते हैं, खाता बनते हैं, राइट। तो ये अकाउंट्स बनते बनते क्या होता है कि हमारे पास समरी आ जाती है। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमको वो मिल जाएगी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल हमने सेल्स किया, राइट, मतलब क्रेडिट में सेल्स किया। क्रेडिट में सेल्स मतलब क्या होता है, उधार बेचान, मतलब हमारे पैसा नहीं मिले, वो बोला कि 1 महीने के बाद पैसा दूंगा या 15 दिन का बाद पैसा दूंगा, तो वो जो होता है वो क्रेडिट होता है, राइट। तो क्रेडिट पीरियड डिसाइड होता है कि 10 दिन, 15 दिन, 2 दिन, 3 दिन, राइट। तो फॉर एग्जांपल ये सेल्स हमने किया है किसी मिस्टर एक्स को, राइट। वैसे हमारे मिस्टर एक्स अकेला कस्टमर नहीं होगा, मिस्टर वाई भी होगा, मिस्टर जेड भी होगा। तो ये सब को हम बोलते हैं डेटर्स। क्या बोलते हैं, डेटर्स। इसको गुजराती में देवादारो कहे छे, राइट। इट मीन्स दैट इनके पास हमको पैसा लेना है, तो इसके पैसे, इसके पैसे, इसके पैसे सब टोटल मिला के फॉर एग्जाम्पल ₹50,000 होता है, तो ये अवेलेबल रहेगा हमको। ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है हमको अवेलेबल रहेगी कि हमको कितना कलेक्शन करना है, किसके पास कलेक्शन करना है, राइट।
वैसे ही हमारे पास रिकॉर्ड होगा असेट्स का, कितनी हमारी असेट्स है, फिक्स एसेट्स कितनी है एंड करंट एसेट्स कितनी है, राइट। ये सब इंफॉर्मेशन रहेगी, हर बात की इंफॉर्मेशन रहेगी, क्योंकि हम अकाउंटिंग लिख रहे हैं, राइट। हर ट्रांजैक्शन हम लिख रहे हैं, तो सब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमको रेडीली अवेलेबल रहती है। तो कैसी कैसी असेट्स की होती है, कैपिटल की होती है, राइट, कैश की होती है, राइट, कैश कितना है हमारे पास, और ये सब इंफॉर्मेशन हमको कहीं ना कहीं फर्निश करनी पड़ती है। फर्निश करनी पड़ती है मतलब हमको देनी पड़ती है। कब? फॉर एग्जांपल आपको बैंक लोन चाहिए, राइट, फॉर एग्जांपल मुझे बैंक लोन चाहिए, आपकी बिजनेस को बैंक लोन चाहिए, तो बैंक लोन ऐसे थोड़े दे देगा, मतलब जो बैंक होता है तो ऐसे ही दे देगा कि आप गए और कि मुझे 5 लाख की लोन दे दी, तो बैंक मैनेजर के आओ आओ भाई बैठो मैं 5 लाख दे देता हूँ, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो वो क्या मांगते हैं? स्टेटमेंट्स मांगते हैं। क्या मांगते हैं? स्टेटमेंट्स, कि भाई आपने जो बिजनेस कर रहे हो ना उसके लास्ट 3 इयर्स का 3 साल का क्या लाओ, आपका एनुअल रिपोर्ट्स लाओ, मतलब फाइनल अकाउंट्स लाओ। क्या लाओ? फाइनल अकाउंट्स, मतलब जो हिसाब वो लिखा होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जो बैलेंस शीट है वो लेके आओ। और वो क्या करेंगे? ये इवेल्यूशन करेंगे। कौन इवेल्यूशन करेगा? बैंक वाले। बैंक वाले इवेल्यूशन करेंगे। क्यों इवेल्यूशन करेंगे? कि भैया आप जो बैंक लोन ले रहे हो वो वापस करोगे कि नहीं, उसका तो इंटरेस्ट होता है ना, वरना नीरव मोदी की तरह यहाँ से गुम हो जाए तो क्या करना है, राइट, डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए ये इवेल्यूशन करने के लिए तो हमको ये फर्निश करना पड़ता है, हमको देना पड़ता है। किसको? बैंक वाले को देना पड़ता है, राइट। वैसे ही किसी और कंपनी के पास हमारा मर्जर करना है, या हमारी जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, उसको कंपनी में हमको ट्रांसफ़र करना है, तो भी हमारे पास ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अकाउंट रखते हैं तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब अकाउंटिंग का यही इम्पोर्टेंस है कि सब अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में रहती है। तो ये पहला एडवांटेज है कि वी कैन फर्निश एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू एनी पार्टी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी चाहिए हम उनको दे सकते हैं, राइट। तो ये अभी टैली और ये सब सॉफ्टवेयर आने के बाद हर दिन का हिसाब हम दे सकते हैं, राइट। हर दिन हमको पता होता है कि क्या क्या हो सकता है। एक एंट्री लगाओ तो आपका बैलेंस शीट भी रेडी हो जाता है। तो ये रेडीली अवेलेबल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी। कब होगी? व्हेन यू राइट अकाउंट्स, राइट। तो ये फर्स्ट एडवांटेज था। नाउ सेकंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। तो प्रॉफिटेबिलिटी मतलब नफाकारकता या नफा करने की क्षमता, प्रॉफिट करने की क्षमता को प्रॉफिटेबिलिटी बोल रहे हैं। अभी मैं इंटरव्यू लेने गया था तो एक एक्सपर्ट ने पूछा था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी में क्या अंतर है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था। तो प्रॉफिट मतलब कोई सर्टेन अमाउंट, फॉर एग्जांपल 15,000 प्रॉफिट हुआ पूरे साल का, तो ये प्रॉफिट है, राइट। और प्रॉफिटेबिलिटी वो एक प्रकार का रेशियो है, गुणोत्तर है। कैसे? ये 15,000 प्रॉफिट किया, हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था कैपिटल का? 1.5 लाख का, मतलब हमारा 10% प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी है। मतलब हमको पता चलता है कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट और मुनाफा कमाया, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी हमको पता चलती है। क्यों पता चलती है? तो वी नो दैट वी मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं पूरा लिखता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बनाते हैं भैया हम। क्या प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। यहाँ सब एक्सपेंसेस आते हैं, 3 तरीके के एक्सपेंस होती है। यहाँ इनकम आती है, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं। ये सब बाद में आपको पता चलेगा, राइट। ये सब करने के बाद यहाँ हमको नेट प्रॉफिट आएगा। ये जो फिगर आएगी ये नेट प्रॉफिट आएगा। और शायद ये डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो तो यहाँ नेट लॉस आ सकता है। तो ऐसी जो प्रॉफिटेबिलिटी है हम आराम से अकाउंटिंग में
हम कैलकुलेट करते हैं एट द एंड। क्वार्टरली मीन्स 3 मंथली हम कर सकते हैं, 6 मंथली कर सकते हैं, एंड ईयरली राइट 12 मंथ्स या 1 ईयर की कर सकते हैं। तो वो अकाउंटिंग की बलिहारी है कि हमको ऐसे प्रॉफिटेबिलिटी तुरंत दिखाता है कि पूरे साल हमने मेहनत की तो हमने क्या मुनाफा कमाया, व्हाट प्रॉफिट वी अर्न एंड व्हाट इज़ द प्रॉफिटेबिलिटी। तो वो आगे काम लगेगा राइट, ये प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए आगे काम लगेगा। तो सेकंड जो एडवांटेज है वो इज टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी हो गई तो तीसरा आ गया टू नो द फिनेंशियल स्टेटस। फाइनेंशियल स्टेटस मतलब आपका स्टेटस क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको पर्सनली पूछता हूँ कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, तो ये बिजनेस का बाद में पता चलेगा। फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, तो फाइनेंशियल स्टेटस मतलब आपके पास कितनी असेट्स है, मतलब पापा के पास या तुम्हारे पास कितनी असेट्स है राइट, और कितनी लायबिलिटीज़ है राइट, कितनी असेट्स है कितनी लायबिलिटीज़ है, ये फाइनेंशियल स्टेटस है। असेट्स फॉर एग्जांपल 1 करोड़ हो और असेट्स लायबिलिटी फॉर एग्जांपल 50 लाख हो, तो 50 लाख रुपीज़ आपके क्या हो, फाइनेंशियल स्टेटस है, मतलब स्टेटस अच्छा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि असेट्स हो 1 करोड़ एंड बैंक लोन मतलब लायबिलिटी हो 2 करोड़, तो -1 करोड़ हुआ, मतलब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है राइट। तो अकाउंटिंग जो बनाते हैं वो टू नो द फिनेंशियल स्टेटस। फाइनेंशियल स्टेटस कैसे पता चलता है हमको कि ये हमारी जो कंपनी है या हमारा जो बिजनेस है उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। तो हम एट द एंड बनाते हैं बैलेंस शीट। हम ये सब टर्म्स सीखने वाले हैं ठीक है। बैलेंस शीट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। इसको बोलते हैं गुजराती में पाकू सरवैयू राइट। ये बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस का शीट बनाते हैं, मतलब जो जर्नल अकाउंट होते हैं, जर्नल जो लेजर अकाउंट होते हैं ना, लेजर अकाउंट को हम क्या करते हैं, वो ट्रायल बैलेंस में रख के एडजस्टमेंट्स करके होता है। तो हम ऐसे एक बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में इस तरफ लायबिलिटीज़ लिखते हैं। लायबिलिटीज़ मतलब देवा, जो किसी को देना है वो, यहाँ अमाउंट आता है, यहाँ आता है असेट्स राइट, मिल्कत आता है, और यहाँ आता है अमाउंट। जैसे मैंने बोला ना ये असेट्स एंड लायबिलिटी, तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस होगा। वैसे ही ये बैलेंस शीट बनाते हैं, यहाँ लायबिलिटी लिखते हैं, यहाँ एसेट लिखते हैं, तो उसका टोटल हमेशा क्या होता है, इक्वल आता है। ये जो टोटल है हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ये पढ़ने से हमको पता चलेगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटस हमारा कैसा है। पढ़ने से पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। मतलब आपके पास असेट्स बहुत ज़्यादा है, असेट्स बहुत ज़्यादा है, लायबिलिटी बहुत कम है, मतलब कैपिटल भी ज़्यादा है राइट, तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है राइट। तो ये जो 50 लाख है और -1 करोड़ है, ये आपकी कैपिटल है राइट, आपकी कैपिटल है। अगर 1 करोड़ बेच दिया और 50 लाख दे दिया तो आपके पास 50 लाख रुपीज़ होंगे। यहाँ 1 करोड़ दे दिया तो 1 करोड़ क्रेडिट आप दे देंगे तो भी 1 करोड़ देने का बाकी हुआ राइट। तो ये जैसे हमारा फिनेंशियल स्टेटस दिखाता है, वैसे ये अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, अकाउंट लिख रहे हैं, तो वो फाइनेंशियल स्टेटस हमारा दिखाएगा। आई होप कि आप ये समझ पा रहे हैं। तो ये बैलेंस शीट बनाना, बैलेंस शीट गिव्स अस दिस फाइनेंशियल स्टेटस। क्या देता है, फाइनेंशियल स्टेटस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बेनिफिट क्या होता है। ये है इम्पोर्टेंट, टैक्स प्लानिंग के लिए देते हैं। टैक्स प्लानिंग, टैक्स पता है, टैक्स मतलब कर होता है ना, कर होता है जो हम भरते हैं। किसको देते हैं, गवर्नमेंट को। क्यों, किसके द्वारा, आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हम देते हैं। 31 जुलाई को एवरी ईयर हम भर देते हैं। ये टैक्स जो होता है राइट, टैक्स ये इम्पोर्टेंट है, सबको टैक्स भरना है। किसको किसको टैक्स भरना है, इंडिविजुअल को भरना है। जैसे मैं हूँ, तुम हो, हमारी इनकम अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो हमको टैक्स भरना पड़ेगा अभी की सिचुएशन में राइट। हमारा पार्टनरशिप फर्म हो तो भी भरना है, तो इंडिविजुअल को भरना है राइट, इंडिविजुअल को भरना है।
पार्टनरशिप फर्म को भरना है, राइट। हमारा HUFO, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसको भी भरना है, राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटी को भरना है, कंपनी को भरना है, राइट, कंपनी को भरना है। वैसे सबको भरना है, ये टैक्स भरना है। वो तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी तो हमको पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, राइट। प्रॉफिट पे ये टैक्स होता है, प्रॉफिट पे टैक्स होता है। मतलब इनकम में से फ्रॉम योर इनकम वी डिडक्ट एक्सपेंस, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंस। तो वॉट एवर द प्रॉफिट वी कॉल इट नेट प्रॉफिट, वॉट एवर द नेट प्रॉफिट ऑफ इट एट द रेट 30% वी नीड टू पे टैक्स, राइट। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो 30%, अगर आप इंडिविजुअल है तो स्लैब होता है, राइट। सो अभी वो डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन स्लैब होता है। तो ये करके बाकी का है आपको, तो ये है ना, ये गवर्नमेंट में आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। और ये गवर्नमेंट का डिपॉजिट हुआ तो इसका जो गवर्नमेंट क्या करेगी, हमारे लिए यूज़ करेगी। हमारी जो मेडिकल फैसिलिटी है, राइट, रोड फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, राइट, हमारे लिए क्लीन वाटर आ रहा है, राइट, हमारे जो ड्रेनेज वाला है ये है, ब्रिज बना रहे हैं, राइट। अगर ब्रिज नहीं होगा तो आप जाओगे कैसे, बीच में से होड़ी लेके थोड़े जाओगे, राइट। तो ये सब फैसिलिटी कौन दे रहा है। अगर बहुत बारिश हो गई तो आपको कंपेंसेशन भी मिलता है, राइट। ये सब ये टैक्स में से लेते हैं। तो ये जो टैक्स प्लानिंग हम कर सकते हैं कि भाई कितना टैक्स भरना पड़ेगा हमको एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वैसा हम वी कैन क्रिएट रिजर्व। हम क्या करते हैं, रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो ये टैक्स प्लानिंग हम आराम से कर सकते हैं। और इसके लिए इसके अगेंस्ट में टैक्स प्लानिंग का हम मेज़र ले सकते हैं, मतलब कैसे कैसे टैक्स बचाना है वो हम कर सकते हैं। तो टैक्स प्लानिंग भी अकाउंटिंग से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस मतलब जो हमारा जो बिजनेस है उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। मतलब आज की तारीख में हमारा जो बिजनेस है, राइट, उसको बेच देना है, वी वांट टू सेल इट ऑफ, राइट, हम बेच देंगे तो हाउ मच वी आर गोइंग टू गेट, राइट। तो वो हमारा वैल्यूएशन हुआ। तो हम सेल नहीं करेंगे, लेकिन एज इफ वी आर सेलिंग दिस बिजनेस टू अदर, तो व्हाट इज द रेवेन्यू और व्हाट इज द इनकम, राइट, इट इज ए वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। तो वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस के लिए क्या होता है कि अभी का जो फर्म है, राइट, उसकी जो असेट्स है, राइट, और उसकी जो लायबिलिटी है, वो जो नेट असेट्स होता है, राइट, नेट असेट्स हमारी असेट्स है, हमारी लायबिलिटीज़ है, उसकी जो नेट एसेट्स होती है, ये नेट एसेट्स हमारी क्या है, वैल्यू है। इस पे हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी है, राइट, बिजनेस अच्छा चल रहा है, अर्निंग कैपेसिटी है, तो आएगा गुडविल, जिसको बोलते हैं पागड़ी गुजराती में, राइट, ये गुड नेम ऑफ द कंपनी। तो ये ऐड करते हैं और बाकी का जो होता है वो क्या होता है, ये बिजनेस वैल्यूएशन होता है। ये बिजनेस का वर्थ है, आज की तारीख में इसमें इतना सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ असेट्स में क्या होगा, हमको रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन मतलब फिर से वो रिवैल्यूएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने लैंड ली थी 1 लाख की, राइट, हमने 1 लाख की एसेट लिखी और लैंड पे कोई डेप्रिशिएशन नहीं होता है, कोई घसारा नहीं होता है, तो हम असेट्स वैसे ही चलाते हैं। तो अभी 1 लाख का 1 लाख रहा, लेकिन आपको पता है कि लैंड की वैल्यू कितनी होती है, बढ़ती है। और फॉर एग्जांपल ये 2 लाख हो गया है, राइट, डबल हो गया है। तो हमको 1 लाख की जगह यहाँ कितना लिखना है, 2 लाख लिखना है। मतलब रिवैल्यूएशन करके हमको ये करना है। ये कब हो सकता है, ये सब कब हो सकता है कि जब हम जानते हो कि हमारे पास अकाउंटिंग के लिए क्या है, राइट। जब हम जानते हो तभी ये हो उसके बाद हम सीखते हैं कि डिसीजन मेकिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। अकाउंटिंग
we keep accounting, and because of that we can take many decisions, right? Decisions बहुत सारे लेने होते हैं. It is not कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और डिसीजन नहीं लेना होता है, राइट? और डिसीजन जो भी लेना होता है वो फाइनेंस के बेस पे होता है. किस पे होता है? फाइनेंस के बेस पे होता है. मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. So what are the decisions we can take based on the accounting informations? For example, हमको क्रेडिट ज़्यादा देना है कि नहीं, राइट? हमारा डेटर्स बहुत सारे बढ़ गए, हमारी उधारी बढ़ गई है, सब उधारी बढ़ गई है, तो हम सोच सकते हैं कि क्रेडिट नहीं देना है. तो किससे पता चलेगा? हमारा जो डेटर्स का स्टेटस है इससे पता चलेगा, राइट? डेसर्ट का स्टेटस है उससे पता चलेगा. वैसे ही जो हमारी जो प्रोडक्ट्स है, राइट, प्रोडक्ट्स है वो वी हैव टू मेक और बाय, मतलब बनाना है या बाहर से खरीद लेना है, राइट? फॉर एग्जांपल अभी के पेंडेमिक में ये मास्क का बिजनेस है, राइट? तो मास्क हमारे घर पे बनाना है या मास्क बाहर से खरीद के बेचना है. तो दिस काइंड ऑफ डिसीजन वी कैन टेक. तो मास्क हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो कितना होगा और हम परचेज करेंगे तो कितना होगा, यहाँ कितना प्रॉफिट होगा, यहाँ कितना प्रॉफिट होगा, ऐसी इंफॉर्मेशन हम अकाउंटिंग से ले सकते हैं. इफ़ वी थिंक अबाउट शेयर होल्डर, सपोज कंपनी है, राइट? तो कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, राइट? शेयर होल्डर्स, जिसके पास शेयर होते हैं वो शेयर होल्डर्स बोलते हैं, राइट? तो जिसके पास शेयर होते हैं वो शेयर होल्डर्स वेदर टू इन्वेस्ट इन कंपनी और नॉट, कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, ऐसा अगर जानना हो तो वो देखेगा कि उनके ना प्रॉफिट कितना है, बैलेंस शीट में क्या दिखा रहे हैं, ओके, और डिफरेंट रेशियो यूज़ करके वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट वो डिसीजंस ले सकते हैं, राइट? ऐसे थाउजेंड्स ऑफ डिसीजन होते हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. अगेन कैपिटल ज़्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट? तो शेयर्स इश्यू करना चाहिए, राइट, कि नहीं करना चाहिए. वैसे ही कोई प्रोजेक्ट्स हैं, राइट? प्रोजेक्ट्स मतलब रोड का प्रोजेक्ट्स या बिल्डिंग का प्रोजेक्ट्स हो है, तो वो एग्जीक्यूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. वैसे हज़ारों डिसीजन होते हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. सो ये डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो सब इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके जो डिसीजन मेकर है वो कंपेयर करके उसका अल्टरनेट निकाल के डिसीजन लेके आगे बढ़ सकता है. नेक्स्ट अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन का और अकाउंटिंग का बेनिफिट्स है. इट वर्क्स एज एन एविडेंस. इट इज़ एन एविडेंस. एविडेंस मतलब पुरावा होता है, मतलब उसका कोई एविडेंस होता है, क्योंकि हर बार हर ट्रांजेक्शन, एवरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड. हर ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं. फॉर एग्जांपल सेल्स किया, फॉर एग्जांपल परचेज किया, फॉर एग्जांपल एक्सपेंस हमने पे किया, खर्चा किया या इनकम आई, कोई भी होता है, वी रिकॉर्ड इट. और रिकॉर्डिंग किसके बेस पे होता है? वाउचर के बेस पे. किस पे होता है? वाउचर के बेस पे. या कोई भी, फॉर एग्जांपल आपने कहीं से गुड्स खरीदा, राइट? ये गुड्स खरीदा, 5,000 का गुड्स खरीदा. अभी गुड्स खरीदा तो वो आपको इनवॉइस देंगे, राइट? इनवॉइस मतलब बिल देंगे. जैसे आप जाते हैं ना मोबाइल खरीदने के लिए, तो मोबाइल खरीदते हो तो 5,000 15,000 का मोबाइल आता है तो वो आपको बिल देगा. तो ये बिल है वो बेस बनेगा आपका ये रिकॉर्ड, राइट? वैसे ही सब जो ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में वो रिकॉर्ड किया जाता है, और ये रिकॉर्ड के लिए हमारे पास वो जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो होता है. फॉर एग्जांपल मैंने आपको 10,000 रुपया दिया, राइट? तो मैं कैसे दूंगा? बैंक के थ्रू दूंगा, राइट? तो मैं चेक दूंगा तो आपके अकाउंट में 10,000 आ गए. तो ये बैंक का जो मैंने भरा हुआ, आपकी पासबुक और मेरी पासबुक क्या बनेगी? एविडेंस बनेगी. वो सब एविडेंस होगा. तभी कभी भी झगड़ा हो बिटवीन पार्टनर्स,
राइट, पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो तो ये एविडेंस के तौर पे काम आ सकता है। वैसे ही फॉर एग्जांपल किसी को आपके जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स मतलब जिसके पास आप उधार खरीदी कर रहे हैं, उसका फॉर एग्जांपल वो बोल रहा है कि मुझे 30,000 रुपया आपको देना है, लेकिन आपने देखा कि आप तो अकाउंट रखते हैं, राइट, अभी 30,000 नहीं देना है, 20,000 देना है, तो जो डिफरेंस होता है 10,000 रुपया, वो आप बता सकते हैं कि इस तारीख को मैंने पे कर दिया था। तो आपकी जो पासबुक होती है, राइट, ये पासबुक होती है और उसका जो ट्रांजैक्शन कोड होता है वो देंगे तो उसको पता चलेगा कि नहीं नहीं ये 30,000 नहीं है, 20,000 है। तो ये एविडेंस है, ये एविडेंस क्रिएट करता है, राइट। कभी भी झगड़ा हो तो कोर्ट में जाना हो तो अकाउंटिंग सर्व एज एन एविडेंस। तो ये मतलब एविडेंस के बेस पे ही होता है। कभी भी झगड़ा हो तो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको एविडेंस बना देता है और एविडेंस देता है, राइट। उसके बाद है जो हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो हम क्या कर सकते हैं, हमारा भी ग्रोथ चाहिए, कंपनी को, पार्टनरशिप को या सोल प्रोप्राइटर को ग्रोथ चाहिए, मतलब उसको बढ़ावा चाहिए। तो बढ़ावा कब मिलेगा, मतलब आप ग्रोथ कब करोगे, जब आप कंपेयर करोगे। ग्रोथ कब करोगे, कंपेयर करोगे। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, राइट, तो 1 आवर पढ़ाई कर रहे हो, राइट, और अभी बाद में अपने 2 आवर्स की पढ़ाई चालू की, राइट, तो आप कंपेयर करोगे कि पहले मैं 1 घंटा पढ़ता था, अभी 2 घंटा पढ़ता हूँ, तो अभी ये अच्छा है, मतलब इट इज़ गुड। तो आपका प्रोग्रेस हो रहा है, ये पता चल रहा है, राइट, कि आपने अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छे वीडियोस देख रहे हैं, राइट। तो 1 घंटे की जगह 2 घंटा, तो ये कंपैरिजन कर सकते हैं। ये कंपैरिजन करो तो आपको ग्रोथ पता चलेगा। कंपैरिजन करो तो क्या पता चलेगा, ग्रोथ पता चलेगा। तो वैसे ही ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। तो 2019 का जो प्रॉफिट है, 2019 का जो असेट्स है, 2019 का जो लायबिलिटीज है, तो वो अभी 2020 में ये प्रॉफिट क्या है, ये असेट्स क्या है, ये लायबिलिटी क्या है और ये प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ये कंपेयर करोगे आप ऐसे ऐसे, तो आपको पता चलेगा कि आप ग्रोथ कर रहे हो या आपका डिग्रेडेशन हो रहा है, राइट। वेदर आर यू ग्रोइंग और डिग्रेडिंग योर असेट्स एंड लायबिलिटी, वो पता चल रहा है। तो कब पता चलेगा, जो पास्ट ऑपरेशन है उसके पास आप कंपेयर करोगे। वैसे ही फॉर एग्जांपल डेटर्स, राइट, डेटर्स 2019 में 1 लाख था और 2020 में 10 लाख हो गए। मतलब आपने उघराणी की ही नहीं है, आपने कलेक्शन किया ही नहीं है, तो तुरंत आपको पता चलेगा कि अरे बाप रे, 1 लाख लेना था, अभी 10 लाख, मतलब 9 लाख ज़्यादा, 9 टाइम्स हमने ज़्यादा क्रेडिट में दे दिया। वो नहीं होना चाहिए। अभी चलो कलेक्शन करें और हम सब जाके ना जिसने खरीदा है उसको दिखाए हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बोले कि नहीं 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 दे दो, ये नहीं है तो हमको बिल्स दे दो, बिल्स रिसीवेबल या हमारा बिल्स एक्सेप्ट कर दो, राइट। ये सब टर्म्स आपको बाद में समझ में आएंगे। तो ये कर सकते हो। कब कर सकते हो, कंपैरिजन विद द पास्ट ऑपरेशन। क्यों कर सकते हो, बिकॉज वी मेंटेन अकाउंट्स, हम सब अकाउंट्स रखते हैं इसलिए, राइट। नेक्स्ट इज मॉरल कंट्रोल। कंट्रोल रहता है किस पे, ये कंट्रोल किस पे रखना है, तो एम्प्लॉइज पे, राइट, एम्प्लॉइज पे कंट्रोल रखना है। तो अकाउंटिंग कंट्रोल रखता है। कैसे कंट्रोल रखता है कि ये सब जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, राइट, रिकॉर्ड होते हैं, और रिकॉर्ड होने के बाद आप ऐसे डिलीट नहीं कर सकते, राइट। फॉर एग्जांपल किसी ने आपको चेक दिया, 5,000 का चेक दिया, राइट, किसी ने, आपने सेल्स किया होगा तो उसका 5,000 का चेक दिया, और ये जो चेक है आपने मतलब ये कहाँ जाना चाहिए, आपके बैंक अकाउंट में जाना चाहिए, लेकिन आपका जो एम्प्लॉई है ना वो उसके बैंक अकाउंट में फॉर एग्जांपल डाल के आया, क्योंकि ये बेरर चेक था, राइट, तो आपके अकाउंट में तो नहीं आया। तो अभी आप क्या करेंगे, ये नहीं आया तो आप बोलोगे ये आपको कभी ना कभी दिखाएगा कि नहीं, मैंने 5,000 का चेक आपको दिया है, आपको नहीं मिला है। तो क्या होगा, आप इन्वेस्टिगेशन करोगे कि भाई कहाँ गया, तो कौन लेने गया था, तो ये भाई लेने गया था, तो उसको बुलाओगे कि क्या 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 किया क्या 5,000, तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं मेरे से खर्च हो गया, मैंने अपने हिसाब से रख दिया। तो अभी उसको पता है
कि यहाँ से 5,000 मिला तो मुझे यहाँ ही देना है, राइट। तो ये कंट्रोल रहता है, ये क्या कहता है, मॉरल कंट्रोल रहता है। मतलब उसको धमकाने का नहीं है, लेकिन उसको पता है कि मैं कहीं ना कहीं पकड़ा जाऊंगा, ऐसा होता है। वैसे ही सेल्स करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल हम शाम को या दोपहर को घर पे खाने जा रहे हैं, तो हमारे जो एम्प्लॉइज़ है वो काम कर रहे हैं, राइट। तो कुछ ऐसा हो सकता है ना, वो कैश में बेच के वो क्या करे, वो अपने घर पे ले जा सकते हैं, राइट। तो हम अगर स्टॉक टेकिंग करें, हम कैलकुलेट करें कि हमारे पास कितना गुड्स था, एट द एंड कितना गुड्स है, तो ये पता चलेगा कि ये गुड्स नहीं है, तो हम चेक करेंगे कि ये गुड्स कहाँ गया, तो बाद में ये पता चलेगा कि इसने कैश में सेल्स कर दिया। तो उसको पता चलेगा कि नहीं, ये जो मालिक है ना, ये चेक करेगा तो मेरा भांडा फूट जाएगा, या मैं ना मतलब क्लच में आ जाऊंगा और मेरे पास पुलिस केस होगा। तो ऐसा उसको पता होता है। तो ये सब मॉरल कंट्रोल रहता है। मतलब कंपनी जो होता है अकाउंटिंग से सब सीधे रहते हैं, राइट। और लास्ट है जो करेक्टिव मेजर्स है। करेक्टिव मेजर्स मतलब सुधारा लक्ष्य पगला, मतलब उसको सुधारने का होता है, राइट। तो ये करेक्टिव मेजर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कहीं भी गलत हो गया, वॉट एवर रॉन्ग, राइट, वी कैन करेक्ट इट। वॉट एवर रॉन्ग वी कैन करेक्ट इट। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट नहीं है, लॉस है 10,000 फॉर एग्जाम्पल, राइट। लॉस है 10,000, तो हमको पता चला कि ये लॉस क्यों आ गया भैया। ये कंपनी तो हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है किसके लिए होती है, प्रॉफिट के लिए। ये ब्रैकेट में मतलब नेगेटिव फिगर होता है, राइट। तो ये लॉस हो गया, तो लॉस क्यों हुआ, उसके हम क्या जानेंगे, रीजंस जानेंगे। तो हम कब रीजन जानेंगे, अकाउंट्स के हिसाब से, राइट। तो हम रीजंस जानेंगे, तो रीजन से पता चलेगा कि नहीं हमने जो एक्सपेंस किया है ना, एक्सपेंस सो हाई, और हमने जो सेल्स किया वो बहुत कम में किया, मतलब मंदी थी इसलिए ये हुआ। तो बाद में हमको पता चलेगा कि नहीं, सेल्स प्राइस हमको क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी और एक्सपेंस कम करना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है तो हम कम करेंगे, नहीं करेंगे। कैसे पता चलेगा, हमारे पास ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी। तो ये करेक्टिव मेजर्स हो गया, राइट। वैसे ही हमारा जो असेट्स है, फॉर एग्जांपल जो असेट्स है, या फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट्स है। इन्वेस्टमेंट्स मतलब हमारी फर्म ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, राइट। तो उसका वैल्यू फॉर एग्जांपल कम हो रहा है, तो हमको पता चलेगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डाउन हो रहा है। तो हम ये जो इन्वेस्टमेंट का रीसफलिंग है वो कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का रीसफलिंग, भाई जो खोट करती कंपनी के जो हमारे शेयर्स है वो निकाल दो और उसका जगह डिबेंचर्स ले लो, या जो प्रॉफिट ज़्यादा करेगी वैसी कंपनी में डालो। तो वैसा कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, व्हेन यू हैव अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कब होगी, जब आप अकाउंट्स रखेंगे। तो ये थे हमारे जो बेनिफिट्स होते हैं अकाउंटिंग के। ये बहुत जल्दी समझाए तो भी ये 35 मिनट्स का ऐसा ही हो गया है, राइट। तो उसको हमें शॉर्टकट में देखते हैं कि ये याद कैसे रखेंगे, राइट। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। तो एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के याद रखना है कि एट पीएफ वेट सी क्यूब, राइट। तो इसके लिए एक स्टोरी बोलता हूँ। तो जो वेड मतलब पता है ना, वेडिंग होता है, राइट, शादी होती है। शादी कब होगी, पीएफ का पैसा आएगा, ओके। एट पीएफ मतलब पीएफ का पैसा होगा, तो शादी होगी कहाँ होगी, सी क्यूब बिल्डिंग में होगी, राइट। तो एट पीएफ वेड सी क्यूब, तो ऐसे याद रखना। मतलब आपकी शादी हो, मतलब आपकी फैमिली में शादी कब होगी, जब आपके पापा के प्रोविडेंट फंड के पैसे आएंगे तब। तो एट पीएफ वेड होगा कहाँ होगा, सी क्यूब, ऐसे याद रखना, राइट। अभी उसका शॉर्टकट का हम पूरा कंप्लीट करते हैं। ए फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल रहती है, जब भी जिसको देनी है वो दे सकते हैं। टी फॉर टैक्स प्लानिंग, ये 4th या 5th था, हमने 2nd ले लिया क्योंकि हमको वो सीक्वेंस में लाना था। तो टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, टी फॉर टैक्स प्लानिंग। पी फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, कहाँ से पता चल देगा, हमारा
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलेगा। फाइनेंशियल स्टेटस कैसे पता चलेगा? बैलेंस शीट से। ये प्रोविडेंट फंड का जो स्टेटमेंट है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो एट पीएफ हो गया, राइट। अभी क्या होगा? वेड, वैल्यू, वो जो वेडिंग होता है, तो इसमें वी फॉर वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस हम कर सकते हैं, कितना वैल्यू है, अभी मार्केट वैल्यू कितना है। एविडेंस के तौर पे हम काम कर सकते हैं, मतलब ये अकाउंटिंग सर्व्स एन एविडेंस। एंड डी इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत सारे डिसीजन है, मैंने एक्सप्लेन किया है, वो सब हम कर सकते हैं। और बाद में सी क्यूब मतलब सी 3 सी होता है, 2 सी होता है तो सी स्क्वायर होता है, 3 सी होता है तो सी क्यूब होता है, तो 3 सी। तो कंपैरिजन विथ पास्ट परफॉर्मेंस हम कर सकते हैं, पास्ट का जो परफॉर्मेंस है इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। कंट्रोल ओवर एम्प्लॉयज होते हैं एंड करेक्टिव मेजर्स। ये जो 3 सी है हमको याद रखना है। कंपैरिजन करते सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा एडवांटेज। अभी एडवांटेज मैंने कैसा समझाया है वो आप मुझे ये डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो, आपका क्वेश्चन के मे बी एमसीक्यू ना आए मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये एडवांटेजेस क्यों है, कैसे है, क्योंकि बाद में ये सब ये जो आप जो नॉलेज ले रहे हो ना, वो बाद में आपको पता चलेगा एट द एंड। ये जो डेप्थ में है ना, वो कोई जो टीचर है वो शायद बहुत कम टीचर होंगे वो सिखा रहे हैं ये इतना डेप्थ में। बाकी तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है, टैक्स प्लानिंग करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी होती है, फाइनेंस स्टेटस चेक कर सकते हैं, बस ऐसे ही करते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं, कौन सा बेस है, कौन सा आइडिया है कि हम ये कर सकते हैं, तो ये समझाने की मैंने एकदम यूनिकनेस से ये ट्राई किया है। तो ये कैसा लगा ये आपको मुझे बताना है, राइट। अभी ये फ़ायदा तो हो गया, लेकिन कभी कभी कोई लिमिटेशंस भी होती है ना, कभी ना सबकी लिमिटेशंस होती है। तो अकाउंटिंग की भी लिमिटेशंस है, दवाई की भी लिमिटेशंस होती है ना। दवाई, हम दवाई ले, ज़्यादा दवाई ले तो क्या होता है? साइड इफ़ेक्ट होता है ना, साइड इफ़ेक्ट। और गलत दवा ले ले तो मतलब उल्टी भी हो सकती है, झाड़ा भी हो सकता है, ये सब हो सकता है, राइट। हंसना थोड़ा थोड़ा, राइट। तो ये सब हो सकता है। वैसे ही अकाउंटिंग भी है ना, वो परफेक्ट साइंस नहीं है। 1 + 1 = 2 नहीं होता है, राइट। कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि उसकी कोई लिमिटेशंस है, राइट। तो हम क्या सीखेंगे अभी? लिमिटेशंस ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग। और ये लिमिटेशंस के लिए भी मैं ज़्यादा टाइम लूँगा, क्योंकि ये जानना आपको बहुत 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 ज़रूरी है। क्योंकि जब हम छाती ठोक के बोलते हैं कि अकाउंटिंग इतना इतना अच्छा है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी है, और ये लिमिटेशंस की वजह से एडवांसेस इन अकाउंटिंग हुआ है, मतलब इसका डेवलपमेंट हुआ है। ये अकाउंटिंग से भी आगे जा रहा है ये साइंस, मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आ गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आ गया, कॉस्ट अकाउंटिंग भी आ गया, वैल्यू एडेड अकाउंटिंग भी आ गया, राइट। ये सब अकाउंटिंग मतलब एडवांस वर्जन आ रहे हैं, मतलब अलग अलग तरीके से, क्योंकि ये लिमिटेशंस है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग हो गया फॉर एग्जांपल, राइट। और इसको बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस। तो ये भी आ गया, राइट। क्यों आ गया? क्योंकि उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस है। तो हम क्या सीखेंगे अभी? उसकी जो लिमिटेशंस है वो सीखेंगे, और ये डेप्थ में सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ये समझ में आना चाहिए, और ये समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं बहुत डेप्थ में समझाने जाने वाला हूँ। 1 घंटे का, 2 घंटे का ये भी वीडियो हो जाए, मुझे कोई मतलब वो नहीं है। आप देखिए, आराम से समझिए, और जितना भी समझेंगे आई होप के आपके जो अकाउंटेंसी के आगे का जो होता है
सीए करना है या सीएस करना है, कुछ भी होता है, वहाँ अकाउंट होता है, तो आपको परफेक्टली एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते हैं वो पता चलेगा। वरना मतलब क्या बोल गए, कैसे बोल गए, क्यों हो रहा है, ये सब नहीं पता चलेगा, तो बाद में आपका जो रिजल्ट्स है वो अच्छा नहीं आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, कौन सी लिमिटेशंस है, राइट। तो फर्स्ट, द नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड। पहला जो कंडीशन था, हमारी डेफिनेशन अगर आप देख रहे हो अकाउंटिंग की, ऑल द फाइनेंशियल कैरेक्टर ऐसा लिखा था, इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स, राइट, और फाइनेंशियल कैरेक्टर वी राइट। लेकिन ये नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर स्ट्रिक और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड। मतलब क्या हुआ, अगर आपने पेंसिल कितने की आती है, 3 रुपये की, राइट, 3 रुपये की पेंसिल आप खरीदोगे, यू विल रिकॉर्ड, राइट, एज ए स्टेशनरी, यू विल रिकॉर्ड एज ए स्टेशनरी जो होती है ऐसे आप रिकॉर्ड करोगे। लेकिन आपका जो एम्प्लॉई है ना, एम्प्लॉई है, मतलब एक 10 एम्प्लॉइज़ हैं, मान लो 10 एम्प्लॉइज़ हैं, तो एक की वैल्यू 1 करोड़ कर सकते हैं, राइट। एक की वैल्यू कितनी होती है, 1 करोड़ हो सकती है ना। मतलब आपके ऑर्गन बेच दो, आंखें दो बेच दो, या हाथ और किडनी बेच दो, राइट। तो बहुत सारी, इसका इनवैल्यूएबल ना, इनवैल्यूएबल है, तो उसका रिकॉर्ड होता है कहाँ, रिकॉर्ड नहीं होता है, राइट। फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन्स होता है उसका ही होता है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपको आपके बिजनेस को फॉर एग्जांपल गिफ्ट मिली, और गिफ्ट में फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मिला, राइट, बिल्डिंग मिला, तो आपने 0 पैसे दिए, तो यू विल नॉट रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन आपके पास बिल्डिंग होगा, अरे वाह, आप समझ पा रहे होंगे, राइट। तो इसका जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन ये 3 रुपये की पेंसिल का रिकॉर्डिंग होगा, एम्प्लॉय का रिकॉर्डिंग नहीं होगा। करोड़ के एम्प्लॉय बेचारे काम कर रहे हैं, अपना परसेवा जो है ना वो बहा रहे हैं आपके लिए, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं होगा, राइट। लेकिन 3 रुपये की पेंसिल का रिकॉर्ड होगा, क्योंकि उसका 3 रुपये का हमको क्या मिलेगा, बिल मिलेगा, राइट। वैसे ही एम्प्लॉय की जो ऑनेस्टी होती है, राइट, ऑनेस्टी होती है, लॉयल्टी होती है, कमिटमेंट होता है, वो नहीं लिखा जाता, राइट। आपके पास अगर स्टाफ अच्छा है, लॉयल है, ऑनेस्ट है, राइट, आपका एक पैसा भी नहीं चुराता है, ऐसा है, तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं होता है, राइट। इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज इट्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये बहुत ज़रूरी है, कोई भी एम्प्लॉई हो वो ऑनेस्ट हो, कमिटेड हो, उसके पास लीडरशिप स्किल हो, उसके पास बहुत सारी स्किल्स हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। लेकिन उसको लिखा नहीं जाता है। जैसे आपके स्कूल है, स्कूल का अकाउंट अगर लिख रहे हैं, तो आपके जो टीचर की वैल्यू है वो नहीं आएगी। सब टीचर अच्छे हैं, बहुत सारा अच्छा पढ़ाते हैं, राइट, आपको बोर्ड फर्स्ट ले आते हैं, तो भी वो रिकॉर्ड नहीं होता है, राइट। तो क्यों इसकी वैल्यूएशन नहीं है, नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर है। ये पहला लिमिटेशन है। मैंने ये समझा है कि 3 रुपये की पेंसिल हो सकती है, 2 रुपये की चाय या 10 रुपये की चाय पिए तो उसका ट्रांजेक्शन्स होता है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ऐसी ऑनेस्टी, एम्प्लॉइज़ की कमिटमेंट्स और ये सब जो वर्च्यूज़ होते हैं, सब गुण होते हैं, सद्गुण होते हैं, वो लिखा नहीं जाता। ये पहला लिमिटेशन है। सेकंड है स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी, राइट। स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है को जो मनी का वैल्यू है ना वो स्टेबल है, लेकिन एक्चुअली स्टेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल 10 रुपया, अगर मान लो कि तुम्हारे पास 100 रुपये है, और अभी जो बैग होती है ना, एक आपकी स्कूल बैग, राइट, वो भी 100 रुपये की है, तो अभी उसका वैल्यूएशन कितना हुआ, 100 रुपया, राइट। पर आपको अभी ज़रूरत नहीं है, तो आप बोलेंगे कि मैं
नेक्स्ट ईयर खरीद लूँगा, राइट। तो ₹100 आप रखेंगे आपके पॉकेट में, तो 1 साल के बाद उसका वैल्यू क्या होगा? ₹100 ही होगा, नहीं? ₹100 ही होगा ना। ये नोट 100 की नोट है तो ₹120 हो जाएगा, ₹20 चढ़ जाएगा उस पर? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो नोट हमारी वैसी है। लेकिन आप अगर ये मार्केट में दूसरे साल खरीदने जाओ तो 120 होगा। तो देखो ये जो गुड्स का सामान है उसका भाव बढ़ गया, लेकिन आपका वो जो वैल्यूएशन नहीं बढ़ा है, वो ये स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी होता है। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल कंपनी, राइट, कंपनी एक फर्नीचर खरीदता है, राइट, और मान लो कि मशीनरी खरीदता है, राइट, इज बाइंग ए मशीनरी 50,000 में खरीद रहा है, राइट, मशीनरी 50,000 में खरीद। उसका जो आयुष्य है मतलब उसकी जो यूटिलिटी ईयर्स है वो 5 ईयर्स है। तो एवरी ईयर 10,000 उसका डेप्रिशिएशन होगा, राइट, 10,000, ये 40,000 होगा। ऐसे करते करते एट द एंड ऑफ द 5th ईयर वो वैल्यू क्या होगी? तो 0 हो जाएगी। ये सब बोलते हैं डेप्रिशिएशन, राइट। तो डेप्रिशिएट होता है क्योंकि 5 साल में ये खत्म हो जाएगा, राइट। तो डेप्रिशिएशन क्या होगा? 10,000 माइनस करते जाओ, 5 साल में ये क्या होगा? ये हो जाएगा 0। मतलब फिर से आपको मशीनरी तो चाहिए, राइट। ऐसा है नहीं कि आपका मशीनरी के बिना चलेगा। तो अभी आपने 10,000 बाजू पे रखे, 10,000 बाजू पे रखे, और टोटल कितना रखा? 50,000 बाजू पे रखा। आपने ये कलेक्ट किया क्योंकि आपको ये रिप्लेस करना था। मतलब ये जो मशीनरी है 5 साल के बाद ख़त्म हो जाने वाली है, तो हम क्या करते हैं? उसका डेप्रिशिएशन निकाल के उसका रिजर्व करते हैं, राइट। उसको रिजर्व करते हैं मतलब उसका पैसा अलग से रखते हैं, या उसका कोई सिक्योरिटी में हम, या शेयर में, या सिक्योरिटी में, या कोई डिबेंचर में हम लगा देते हैं, ताकि वो हमको एक्स्ट्रा इनकम दे। और मान लो कि 10% इनकम हमको मिल गई, सो 55,000 रुपीज़ क्या होगा हमारा? एट द एंड हमारे पास 55,000 रुपीज़ ये कैश होगा, राइट। 55,000 रुपीज़ कैश होगा। अभी क्या हुआ कि हम जब खरीदने जा रहे हैं ना, तो उसकी वैल्यू 1 लाख हो गई। किसकी वैल्यू? यही जो मशीनरी है उसकी वैल्यू 1 लाख हो गई। अभी 1 लाख हो गई तो देखो ये 55,000 हमारे पास है और उसकी वैल्यू 1 लाख है, तो 45,000 क्या हुआ? हमारे पास शॉर्ट हो गया। 45,000 शॉर्ट हो गया। 45,000 हमारे पास नहीं है। ये तकलीफ होती है एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट। तो ऐसा कोई भी इन्फ्लेशन वाला है ना, इन्फ्लेशन मतलब राइज इन प्राइस, राइट, ये इन्फ्लेशन वाला है, वो कोई मुद्दा यहाँ ध्यान में लिया जाता नहीं है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है जो एस्पेक्ट्स, वो मैं समझाने जा रहा हूँ कि जो अकाउंटिंग है उसकी लिमिटेशंस क्या है, कि ये हिस्टोरिकल इवेंट्स और ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करता है। हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करता है। जो ट्रांजैक्शंस हो गया उसको ही रिकॉर्ड करता है, जो ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है उसको रिकॉर्ड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल हमने 3,000 का फर्नीचर खरीदा तो वो हो गया, बाद में हम रिकॉर्ड करते हैं 3,000 का फर्नीचर। मतलब हिस्टोरिकल जो होता है वो ही होता है, राइट। फॉर एग्जांपल हमारा ये बारिश हो रही है, राइट, तो बारिश में हमारा गुड्स है ना वेट हो गया, वो जिसको हमारा पानी सब हो गया, और 2,000 का हमको नुकसान गया, राइट। तो ये नुकसान कब होंगे? कि जब 2,000 का माल जाएगा तभी हम लिखेंगे ये 2,000 का। मतलब ये हिस्टोरिकल बन गया कि अभी 2,000 का गया तभी लिख सकते हैं। आपको पता है फॉर एग्जांपल कि आपका गोडाउन में माल 50,000 का है और वो सब जाएगा, ये बारिश आएगी उस वक्त जाएगा, आपको पता है, ये फ्यूचर इवेंट है, राइट। एक महीने के बाद बहुत सारी बाढ़ आने वाली है, ऐसी आगाही है, तो ये आप नहीं लिखोगे, राइट। ये 50,000 का लॉस अभी से नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि आपको मतलब जब हो जाएगा तब हम लिखेंगे। तो ये हिस्टोरिकल जो है वो ही लिखते हैं। मतलब ये फ्यूचर को, FUTURE, फ्यूचर को ध्यान में ही नहीं लेता, राइट।
लेकिन हमारा जो डिसीजन कैसे होता है, फ्यूचर पे बेस होता है, राइट। तो ये फ्यूचर को ध्यान में नहीं लेता है, ओनली हिस्टोरिकल पहले का जो हो गया वो ही ध्यान में हम लेते हैं। तो ये उसका ये लिमिटेशंस हो गया। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू को अवॉइड करते हैं। हाँ, दिस इज वेरी वेरी सीरियस लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, राइट। ये मार्केट वैल्यू को क्या करता है, इग्नोर करता है। मान लीजिए, मतलब इसका क्यों है, क्योंकि कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस आएगा तब मैं सिखाऊंगा। ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे ये लगाता है कि जितने में खरीदा उतने में ही हम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये लैंड खरीदा, एक ज़मीन खरीदी, और ये 1996 में खरीदी, राइट। और उसका वैल्यू 50,000 था, 50,000 में आपने ज़मीन खरीदी। और ये कहाँ खरीदी, मुंबई में। मुंबई मेरी जान, राइट। ये मुंबई में खरीदी। कब खरीदी थी, 1996 में। तो आपका जो वैल्यू है, हमने ट्रांजेक्शन्स कितने का हुआ, 50,000। तो लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने कैश दे दिया तो हम 50,000 का वो करेंगे, तो ये ट्रांजेक्शन्स होगा। अभी क्या होगा, ये 1996 है, 1997 होगा, 98 होगा, 99 होगा, 2000 होगा। तो ये लैंड का वैल्यू ऐसे ही रहेगा, कितना, 50,000, क्योंकि लैंड तो डिटोरिएट होती नहीं है ना, लैंड तो रहती है ना ऐसे ही। उसका कम हो जाता है क्या, नहीं हो जाता है, सिवाय कि वो जो दरिया का पानी घूम गया तभी। लेकिन ऐसे तो हमको बिल्डिंग बनाना है तो उसका डेप्रिसिएशन ऐसे होता ही नहीं है, राइट। अगर खेती करनी है तो डेप्रिसिएशन जैसा लगता है, लेकिन यहाँ लगता नहीं है, राइट। तो ये 50,000 की जो वैल्यूएशन है, हम 2020 में भी क्या बताएंगे, 50,000। अभी मुझे बताओ कि 1996 में मुंबई जैसे सिटी में ये 50,000 की ज़मीन होती है, तो ये 2020 में इट कुड नॉट बी लेस देन 2 करोड़। 2 करोड़ से ज़्यादा मतलब कम नहीं होगी, राइट। लेकिन हम कैसे लिखते हैं 50,000, हम कैसे लिखते हैं 50,000, क्यों, कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, क्यों है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। तो मार्केट वैल्यू इज बीन इग्नोर्ड। मार्केट वैल्यू, हमारा जो बैलेंस शीट होता है वो बैलेंस शीट कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे चलता है, मतलब जो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट से चलता है, जो भी जैसे लिखा वहाँ वैसे ही होता है। बिल्डिंग खरीदा और डेप्रिसिएशन कट कर दिया, जितना वैल्यू कम हो गया वैसे ही लिखते जाते हैं। लेकिन बिल्डिंग का वैल्यू में भी मार्केट वैल्यू बहुत सारा हाई हो सकता है, लेकिन वो हम अकाउंटिंग में ध्यान में नहीं लेते हैं, राइट। तो मार्केट वैल्यू इज कंप्लीटली इग्नोर्ड। मतलब हमको ये बिजनेस बेचना है, हमको वी वांट टू सेल दिस बिजनेस, so it doesn't give us a proper status, right। ये प्रॉपर स्टेटस दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि ये लैंड की वैल्यू कितने दिखेंगे, 50,000, एक्चुअली कितना है, 2 करोड़ रुपीज। व्हाट ए प्रॉफिट, राइट। इट इज कंसिडर एज कैपिटल गेन, मूडी नफा जिसको बोलते हैं, राइट। कैपिटल गेन है, ऐसा ध्यान में ही नहीं लिया जाता है। किस पे होता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स पे ही होता है, इसलिए, राइट। सेकंड थिंग, नॉन कंपेरेबल आइटम्स भी होती है, मैं समझाता हूँ, राइट। नॉन कंपेरेबल आइटम्स कौन कौन सी होती है, लेट मी एक्सप्लेन। मान लो कि आपके पास ये बैलेंस शीट है, राइट। बैलेंस शीट है, राइट। यहाँ असेट्स लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, असेट्स, या मिलकर लिखते हैं, राइट। चलो, ये 1996 में एक मशीनरी खरीदी 15,000 की, राइट। तब सस्ता था, और ये मशीनरी है ना 100 ईयर्स तक चलेगी, ऐसी मशीनरी है, मतलब एकदम मैनुअल है तो कुछ होगा ही नहीं, राइट। 100 ईयर्स तक चलेगी। और ऐसे ही मशीनरी हमारा बिजनेस डेवलप हुआ, राइट। और ये 2020 में हमारी जो एक वही मशीनरी हमने खरीदी, वो है फॉर एग्जांपल 50 लाख, राइट। फॉर एग्जांपल 50 लाख, राइट। तो हम किस पे लिखेंगे, 50 लाख में लिखेंगे। 2020 के ईयर में कितना लिखेंगे, 50 लाख। हमारा टोटल जो असेट्स होगा वो कितना होगा, 65,000, राइट। तो अभी
हम देखेंगे अभी बैलेंस शीट में तो देखेंगे कि भाई 2020 का वैल्यू मतलब ये बहुत बढ़िया अच्छी मिल्कत है, राइट। ये तो बहुत सस्ती मामूली मिल्कत है, लेकिन ये का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। इसका परफॉर्मेंस ये क्यों हुआ? क्योंकि भाव बढ़ गया इसलिए हुआ, लेकिन इसकी वैल्यू 50,000 से जरा भी कम नहीं है, राइट। लेकिन हम कैसे लिखते हैं? 15,000 से। तो ये नॉन कंपेरेबल है, वी कैन नॉट कंपेयर कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट से ये 15,000 का वैल्यू में भी ये इससे ज़्यादा हो। फिर से समझा देता हूँ। ये एसेट्स में फॉर एग्जांपल लैंड हो, राइट। ये 2 एकड़ का लैंड लिया हो उसका 50,000, और ये 1 एकड़ का लैंड लिया हो उसका ये 15,000, और 1 एकड़ का लैंड लिया हो उसका 1,50,00,000। तो हमको बोलेंगे कि ये 2 करोड़ का 15,000 है, तो ये बहुत सस्ती ज़मीन है। ऐसा सस्ती नहीं है, इसका इनका मतलब इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू हो सकता है। तो ऐसा जो है ना, ये लिमिटेशंस में आता है। ये क्या होता है? ये लिमिटेशंस बन जाता है। क्या बन जाता है? कि हमारा जो मार्केट वैल्यू है वो ध्यान में नहीं लेते। नेक्स्ट इज सीरियस, जो लिमिटेशंस बोलते हैं ये इट्स यूज एस्टिमेट्स मतलब अंदाज़ा लगाते हैं। अंदाज़ा किस किस बात का लगाते हैं? फॉर एग्जाम्पल बैड डेट्स रिजर्व, राइट। बैड डेट रिजर्व क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 का सामान बेच दिया किस पे? क्रेडिट पे, राइट। तो उसको क्या देना है? आपको 10,000 रुपया आपको देना है, लेकिन ये नहीं दे रहा है। ये ऐसा है ना, गुंडा जैसा है मान लो, राइट। नहीं दे रहा है, तो आपको बोलेगी कि चलो पैसे लाओ, बोलेगा नहीं है। तो आप कहोगे कि भाई ये सारा पैसा नहीं देने वाला है, तो मैं इसमें 50% मतलब 5,000 क्या करूँगा? बैड डेट रिजर्व रखूँगा। तो ये बैड डेट रिजर्व क्या होगा? हमारा एस्टीमेट होगा कि 10,000 में से 5,000 नहीं आएंगे। तो ये जो होता है वो एस्टीमेट होता है। तो पता नहीं है ये 10,000 भी नहीं मिले या पूरा मतलब 100% मिल जाए, हमको पता नहीं है। तो ये एस्टीमेट करते हैं। वैसे ही हमारा जो डेप्रिशिएशन होता है, राइट, जो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट्स, इसको क्या बोलते हैं? डेप्रिशिएशन। हमारी जो मिल्कत है इसमें हमेशा घटाड़ा जो होता है, मतलब रिडक्शन होता है वैल्यूएशन में, ये जो लगता है वो जो डेप्रिशिएशन है। तो डेप्रिशिएशन का जो परसेंटेज है, तो ये परसेंटेज हम क्या करेंगे? एस्टीमेट करते हैं। क्या करते हैं? एस्टीमेट करते हैं कि कितना होता है। तो 15%, 20% में भी इसका कुछ डेप्रिशिएशन न हो तो भी हम 15% पे करते हैं। ये एस्टिमेशन पे जाता है। तीसरा एस्टिमेशन कौन सा है ये मैं बताता हूँ। वैल्यूएशन का एस्टिमेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर स्टॉक कितना है? फॉर एग्जांपल उसका कॉस्ट प्राइस 30,000 है, तो मार्केट प्राइस हमको मतलब बेचना नहीं है, राइट। ये स्टॉक बेच नहीं सकते, लेकिन इसका मार्केट प्राइस क्या है वो मार्केट प्राइस हमको जाननी पड़ेगी। और मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस बीच में से जो कम होगा वो हम स्टॉक के हिसाब से लिखेंगे। तो ये मार्केट वैल्यू हमारा क्या होगा? मार्केट वैल्यू ये एस्टिमेट होगा। तो फॉर एग्जांपल ये 30,000 का हम अंदाज़ा लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि इसका वैल्यू 25,000 है। ये एस्टिमेट पे जाता है। ये एस्टिमेट तो हम किसके वैल्यू पे लिखेंगे? 25,000 की। तो ये एस्टिमेट करता है। तो एस्टिमेट में तो क्या होता है? गलत भी होता है, सही भी होता है, राइट। आज 25,000 है, कल उसका वैल्यू 50,000 भी हो सकता है। तो सडनली हमारा एक जर्क आता है, राइट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वो आ सकता है। क्योंकि हम क्या करते हैं? ऐसा एस्टिमेट देते हैं। सब में एस्टिमेट होते हैं, राइट। अलग अलग तरीका होता है, राइट। इसलिए ये इसकी लिमिटेशंस बनती है। लास्ट जो लिमिटेशन है वो ड्यूल स्टैंडर्ड है। ड्यूल स्टैंडर्ड मीन्स डबल स्टैंडर्ड, राइट, डबल स्टैंडर्ड्स। हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, वो करंट वैल्यू पे बनाते हैं। किस वैल्यू पे? करंट वैल्यू पे, अभी के। फॉर एग्जांपल आपका जो इनकम हुआ 10,000, राइट, आज का, तो हम 10,000 से लिखेंगे, ये करंट वैल्यू होगा, राइट। तो और फॉर एग्जांपल लॉस हुआ, हाँ, तो लॉस करंट वैल्यू पे लिखेंगे। मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कैसे बनाते हैं? करंट वैल्यू पे बनाते हैं। लेकिन जब बात आती है बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट किस पे बनाते हैं? हिस्टोरिकल एंड कॉस्ट वैल्यू पे बनाते हैं, राइट। कॉस्ट
प्राइस पे बनाते हैं, करंट प्राइस पे नहीं, कॉस्ट प्राइस पे, तो ये डबल स्टैंडर्ड होगा। P&L ये स्टैंडर्ड पे, वो स्टैंडर्ड पे। वैसे ही डबल स्टैंडर्ड बहुत सारे होते हैं, राइट। डेप्रिशिएशन की मेथड देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड, ये सब मैं बाद में बताऊंगा, राइट। स्ट्रेट लाइन मेथड हो सकती है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो सकती है, राइट। ये कोई भी एक एसेट्स के लिए आप स्ट्रेट लाइन यूज़ कर सकते हैं, एक एसेट के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करते हैं। तो ऐसे भी स्टैंडर्ड डबल है। मतलब हमारे पास जो वैरायटी है बहुत सारी, और बहुत सारी ऑल्टरनेटिव्स हैं, राइट। तो एक अल्टरनेटिव्स और दूसरा अल्टरनेटिव्स क्या होता है, वो एक अल्टरनेटिव यूज़ करो और दूसरा अल्टरनेटिव यूज़ करो, आपका P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड का मतलब ये हुआ कि भाई आपके जो क्लास टीचर है, आप कितना भी अच्छा कर दो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, और एक जो विद्यार्थी है कितना भी खराब करो उसको बहुत सारे मार्क्स मिलते हैं। ऐसा होता है तो ये डबल स्टैंडर्ड्स होता है। आपके लिए स्टैंडर्ड अलग है, उनके लिए स्टैंडर्ड अलग है। वैसे ही जो अकाउंटिंग है, इसके P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट का स्टैंडर्ड्स अलग अलग है। तो ये 6th और लास्ट जो लिमिटेशंस थी वो अकाउंटिंग की थी, उसको समझने के लिए भी हमारे पास ये शॉर्टकट की है। लिमिटेशंस अकाउंट जो होता है, तो हम NSS होता है ना, नेशनल सर्विसेज, राइट। तो NSS होता है, तो NSS की जगह NSH लिखना है। वो क्या होता है, मैड लोग पसंद करते हैं, राइट। जो पागल लोग होते हैं, हमें समझने के लिए बहुत सारे अच्छे लोग ही करते हैं, राइट। जो या ऐसा कर सकते हैं, जो NSS एक्सेप्ट नहीं करे ना, वो मैड होते हैं। मतलब सेवा नहीं करे वो लोग क्या होते हैं, मैड होते हैं। तो NSS की जगह NSH जो नहीं लेते हैं आपको दिया जाएगा। अगर नहीं लिया तो आप यू आर मैड मान ली पागल, राइट। तो ये हमारा लिमिटेशंस हो गया, और पागल लिमिटेशंस पागल ही कर सकता है, राइट। तो NSS कौन लिमिटेशंस पागल ही कर सकता है, तो NSH मैड हो गया। तो एंड फॉर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर इन्वॉल्व, राइट। जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है वो ही लिखा जाता है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर इन्वॉल्व। स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी, राइट, ये भी आराम से हमने समझा है। एज फॉर स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी, मतलब मनी का मूल्य ऐसे ही रहता है, एसेट्स का मूल्य चेंज होता है लेकिन लिखते नहीं है। हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड, फ्यूचर को ध्यान में नहीं रखते हैं। मार्केट वैल्यू आर इग्नोर्ड, राइट। स्टेबल मनी वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू इग्नोर होती है। अभी उसका जो रियल वर्थ है ऑफ बिजनेस, we cannot find out that real worth, and it use estimation. So estimation may be wrong, may be right. So estimation always give imperfect results of business, right. So estimation gives us the limitations, and there are dual standards also. For balance sheet we have a historical cost concept, and for profit and loss account we have current value method, right. So these are the limitations of the study. And you tell me how you find this video lecture. We have learned so far advantages and limitations or disadvantage of accounting information. I hope that you are reading well and you are watching this video very carefully. If you find that you need more clarification of any other topic which is I am discussing in this video, you can comment on this, right. I will surely give you the answer, or if any more clarification you required, this is in depth. In fact, I have prepared this video in depth. More clarification is required, you can tell me. In the next sessions we will learn many more things, so keep watching this video. So thank you very much.